एग्जाम्पल 11 देखते हैं। एक ट्रेडर है, वो कमेंट्स कर रहा है बिजनेस ऑन 1/1/2021 विथ 12,000 रुपीज़ रिप्रेजेंट। वो ये 12,000 रुपये किसके ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है? 6,000 यूनिट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट एट ₹2। 6,000 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 12,000 रुपीज़ आ जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर 2021 उसने बेचे हैं यूनिट्स कितने? ₹3 पर यूनिट के हिसाब से, और उसने विड्रॉल कर लिया है 6,000 रुपये। 10 इस वजह से अगर हम देखें तो ओपनिंग इक्विटी कितनी हो रही है? ओपनिंग इक्विटी इसको 12,000 हो रही है। रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा इसको? 6,000 यूनिट इंटू 2 पर यूनिट के हिसाब से, तो 12,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लोजिंग इक्विटी कितना आएगा? 12,000 आएगा। कैसा आएगा? तो 18,000 रुपये से माइनस करेंगे 6,000। ये 18,000 कैसा है? तो ₹3 में सेल किया है, तो 6,000 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। माइनस करेंगे 6,000 रुपीज़, ये जो कि विड्रॉल है, तो कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। रिटेन अर्निंग देखते तो 12,000 में से माइनस करेंगे 12,000 तो नील आ जाएगा। ये क्या होगा? क्लोजिंग में से माइनस किया ओपनिंग इक्विटी, तो रिटेन अर्निंग आ गया। रिटेन अर्निंग कितना हो गया? नील हो गया। ट्रेडर कैन स्टार्ट द ईयर 2022 बाय परचेसिंग 6,000 यूनिट एट ₹2 पर यूनिट। ट्रेडर जो है वो 2022 का ईयर शुरू कर सकता है। कैसे? परचेस करके 6,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट के हिसाब से। वंस अगेंस्ट फॉर सेलिंग एट ₹3, और 3 में वो बेच सकता है फिर से। द होल प्रोसेस, ये होल प्रोसेस रिपीट होगी एंडलेसली अगर कोई भी चेंज नहीं होता है परचेस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल अगर सपोज किया जाए कि एवरेज प्राइस इंडिकेट्स कर रहा है बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, वो कितना है? 100 एंड 120 रेस्पेक्टिवली। बिगिनिंग के अंदर कितना है? 100 के अंदर है, और ईयर एंड के ऊपर कितना है? 120 है। ओपनिंग इक्विटी तो वैसे के वैसे ही रहेगी 12,000, जो कि रिप्रेजेंट करे 6,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। ओपनिंग इक्विटी एट क्लोजिंग रेट देखेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो 12,000 तो है ही। अब 12,000 के अंदर इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 120 हो गई है, तो 120 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना हो गया? 1440 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट अगर हम लोग करें 6,000 से डिवाइड करेंगे तो 2.40 आ गया, मतलब पर यूनिट का भाव बढ़ गया। 2.40 2.40 पर यूनिट हो गया। अभी क्लोजिंग इक्विटी एट क्लोजिंग प्राइस देखते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो 18,000 हमने 3 में ही सेल करना है, बिल्कुल 3 में ही सेल करना है, तो 6,000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 18,000 हो गया। इसमें से विड्रॉल माइनस करेंगे 6,000 का, 12,000 आ गया। ये रिप्रेजेंटेड एंटायरली बाय द कैश है। रिटेन अर्निंग रिटेन प्रॉफिट निकालेंगे, या रिटेन अर्निंग बोलो। रिटेन प्रॉफिट कितना आएगा? तो 12,000 माइनस बाय 14,400, तो नेगेटिव में आएगा 2,400। यहाँ पर जो नेगेटिव रिटर्न अर्निंग है वो क्या बता रहा है कि ट्रेडर जो है वो फेल हो गया मेंटेन करने के लिए उसका कैपिटल। जो अवेलेबल फंड है वो कितना? 12,000 है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। अगर हम लोग बाय करते हैं 6,000 यूनिट इंक्रीज प्राइस पे 2.40 पर यूनिट के हिसाब से। इनफैक्ट यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट अगर हम लोग करते ड्राइंग को, मतलब करना ही पड़ेगा हमको रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा ड्राइंग को। कितना? तो 3,600 तक, मतलब इससे ज़्यादा हम लोग विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। कैसे? 6,000 में से माइनस करेंगे 2,400 का रिटर्न प्रॉफिट जो नेगेटिव में आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो मैक्सिमम हमारे पास कितना विड्रॉल हम लोग कर सकते हैं? 3,600 का विड्रॉल कर सकते हैं, ताकि हम लोग परचेस कर पाए 2.40 के पर यूनिट के हिसाब से, जो कि इंक्रीज हो गया प्राइस उस वजह से। एट द ट्रेडर विड्रॉल कर सकता है 3,600 इंस्टेड ऑफ 6,000। 6,000 नहीं करना है, 3,600 तक ही वो कर सकता है। ही वुड लेफ्ट विथ द 14,400। अगर वो 3,600 विड्रॉल करता है वहाँ तक, तो वो उसके पास बचेंगे 14,400 फंड रिक्वायर्ड, ताकि वो बाय कर पाए 6,000 यूनिट एट 2.40 पर यूनिट के हिसाब से। एग्जांपल नंबर 13 देखते हैं। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस देखते हैं यहाँ पर। इन द प्रेजेंट एग्जांपल के अंदर अगर सपोज किया जाता है कि जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है एट द एंड ऑफ द ईयर वो कितना 2.50 पर यूनिट हो गया है। इन दी अदर वर्ड, अगर अदर वर्ड में बोला जाए तो प्राइस इंडेक्स है वो एप्लीकेबल कितना हो रहा है प्रोडक्ट के ऊपर? 125। तो अगर हम लोग करंट कॉस्ट ऑफ द ओपनिंग स्टॉक निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा? तो 12,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, डिवाइड करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा? या तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 6,000 को मल्टीप्लाई विद 2.50 से करेंगे, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, 15,000 आएगा। क्योंकि यहाँ पर उसने प्राइस इंडेक्स भी दे दिया था कि प्राइस इंडेक्स के हिसाब से निकाल लो तो उसके हिसाब से निकाल लो, या तो आपको पर यूनिट के हिसाब से निकालो तो उसके हिसाब से निकाल लो। क्लोजिंग कैश आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ द स्टॉक एट करंट कॉस्ट देखते हैं हम लोग, तो कितना निकालेंगे यहाँ पर? तो 6,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो 6,000 मल्टीप्लाई 2.5 माइनस करेंगे तो 6,000 का विड्रॉल है ये, तो कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा। ओपनिंग इक्विटी एट क्लोजिंग करंट कॉस्ट देखेंगे तो वो कितना निकाला हमने? 15,000 निकाला, जो कि हमने ऊपर से निकाला करंट कॉस्ट ऑफ द ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग इक्विटी एट क्लोजिंग करंट कॉस्ट कितना निकाला हमने? 9,000 निकाला। रिटेन प्रॉफिट कितना निकलेगा? तो 9,000 माइनस पर 15,000 करेंगे तो माइनस के अंदर 6,000 निकला है।
नेगेटिव है, इसलिए जो प्रॉफिट है वो इंडिकेट कर रहा है ट्रेडर फेल हो रहा है मेंटेन करने के लिए उसका कैपिटल, मतलब ट्रेडर कैपिटल मेंटेन कर नहीं पा रहा है। द अवेलेबल फंड जो कितना है 9,000 रुपीज़, वो सफिशिएंट नहीं है बाय करने के लिए 6,000 यूनिट अगेंस्ट द इंक्रीज इन द 2.50। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है 2.50 हो जाता है तो वो बाय नहीं कर पाएगा 6,000 यूनिट। द शुड देयर शुड नॉट बी ड्राइंग इन द ईयर एनी ड्राइंग, मतलब अभी वो कोई भी ड्राइंग नहीं करना चाहिए उसको इस साल के अंदर, ताकि वो ये बाय कर पाए 2.5 के इंक्रीज से भी वो सेटिस्फाइड हो जाए, बाय कर पाए। हैड द ट्रेडर विड्रॉल नथिंग ड्यूरिंग द ईयर इंस्टेड ऑफ 6,000, अगर वो कुछ भी विड्रॉल नहीं करता है 6,000 जो अभी वो विड्रॉल कर रहा है उसकी जगह पर अगर वो जीरो विड्रॉल करता है तो क्या होगा, तो ही वुड लेफ्ट विद 15,000 उसके पास बचेगा अभी भी, ताकि वो बाय कर पाए 6,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.5 पर यूनिट के हिसाब से। अगर कैपिटल मेंटेनेंस को हम लोग कंप्यूट करते हैं ऑल थ्री बेसिस के ऊपर तो कैसे दिखाएंगे हम लोग, तो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर अगर हम लोग देखें तो क्लोजिंग कैपिटल एट हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है 12,000 रुपये इसका है। ये हम लोग पहला जो हमने फाइंड आउट किया था, पहला एग्जाम्पल 11 उसके हिसाब से यहाँ पर बनाएंगे। पहला फर्स्ट जो है वो क्लोजिंग कैपिटल हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से 12,000 है, इसमें से लेस करेंगे कैपिटल जो भी मेंटेन किया गया है टू बी मेंटेन, कैपिटल जितना मेंटेन करना है उसको माइनस करना है, तो ओपनिंग कैपिटल एट हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है 12,000, और अगर कोई इंट्रोडक्शन है तो वो यहाँ पर लिख देना, इंट्रोडक्शन कुछ है नहीं तो कितना आ जाएगा 12,000 नेगेटिव में आएगा। इसको लेस करेंगे तो यहाँ पर रिटर्न प्रॉफिट नील आ रहा है, यहाँ पर गलती की है उसने, यहाँ पर 12,000 लिखा है 12,000 नहीं आएगा, यहाँ पर नील आएगा, तो 12 में से 12 माइनस करेंगे तो नील हो जाएगा। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस करंट परचेसिंग पावर पर देखेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल एट क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 12,000 रुपये लेस करेंगे, कैपिटल टू बी मेंटेन कितना मेंटेन करना है ओपनिंग में, ओपनिंग के अंदर एट क्लोजिंग प्राइस कितना है 14,400, ये जो हमने ऊपर एग्जांपल के थ्रू फाइंड आउट किया था वही है। इंट्रोडक्शन कुछ है नहीं है तो नील करेंगे तो कितना आएगा 14,400 का नेगेटिव आया, 12 में से माइनस करेंगे 14,400 और 2,400 का रिटेन प्रॉफिट आएगा नेगेटिव के अंदर। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस देखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल एट अ करंट कॉस्ट 9,000 है, इसमें से लेस करेंगे कैपिटल टू बी मेंटेन, ओपनिंग कैपिटल करंट कॉस्ट के ऊपर 15,000 है तो इंट्रोडक्शन नील है तो 15,000 माइनस करेंगे, 9,000 में से 15 माइनस करेंगे तो 6,000 का रिटेन प्रॉफिट नेगेटिव में आएगा। टेस्ट योर नॉलेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो डायरेक्टर है जयंत लिमिटेड का वो रिसीव कर रहा है फॉलोइंग ईमेल, उसको क्या मिला है, एक ईमेल मिला है, किससे, मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स से। क्या लिखा है ईमेल के अंदर, टू द डायरेक्टर ऑफ द जयंत लिमिटेड री मेजरमेंट। आई रिसेंटली रीड, हमने रीड किया है आर्टिकल जो कि पब्लिश किया गया था फाइनेंशियल प्रेस के अंदर कि अबाउट द मिक्स मेजरमेंट अप्रोच, मिक्स मेजरमेंट अप्रोच का हमने कोई आर्टिकल पढ़ा है दैट इज़ यूज्ड बाय द लॉट ऑफ द कंपनीज, बहुत सारी कंपनी ये यूज़ कर रही है। आई होप हमको ये होप है आपसे कि जो जयंत लिमिटेड है वो फॉलो नहीं कर रही होगी इस अप्रोच को, मिक्स्ड अप्रोच को फॉलो नहीं कर रही होगी। क्यों नहीं कर रही होगी, क्योंकि यहाँ पर हमको लग रहा है कि इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी अगर मिक्स्ड अप्रोच फॉलो करेंगे तो। आई बिलीव दैट द कंसिस्टेंसी इज़ ऑफ द पैरामाउंट इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है हमारे नज़र में, हमारे बिलीव के हिसाब से। एंड हैंस फील्स इट वुड बी बेटर, और ये हमको लगता है कि ये बहुत ही बेटर रहेगा मेज़र करने के लिए एवरीथिंग इन द यूनिफॉर्म मैनर, के हर चीज़ यूनिफॉर्म मैनर के अंदर रहे, वो बहुत ही क्या होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इट वुड बी अप्रिसिएटेड, हम ये अप्रिसिएट करेंगे अगर आप प्रोवाइड करें हमको फर्दर इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कि आप मेजरमेंट किस बेसिस पे कर रहे हो, कवरिंग व्हाट अप्रोच इज़ टेकन बाय द जयंत लिमिटेड, कौन सा अप्रोच जयंत लिमिटेड अडॉप्ट करके बैठी है, एंड वाई, क्यों वो करके बैठी है, एंड पोटेंशियल इफेक्ट उसकी क्या होगी, सच अप्रोच हैज़ ऑन द इन्वेस्टर्स ट्राइंग टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे हम लोग एनालाइज कर पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। प्रिपेयर करिए नोट फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ द जयंत लिमिटेड, ताकि डिस्कस कर पाएँ इश्यू जो भी रेस किया गया है शेयर होल्डर्स ने ईमेल करके, विद रेफरेंस टू द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क व्हेन एवर अप्रोप्रिएट, जब भी अप्रोप्रिएट होता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की मदद ले सकते हैं आप। आंसर्स, मिक्स मेजरमेंट अप्रोच जो है वो एम्प्लाइज करता है दैट अ कंपनी सिलेक्ट द डिफरेंट मेजरमेंट बेसिस। मिक्स अप्रोच के अंदर इम्प्लाइज क्या होता है, मतलब जो क्या अंदर ना रखा हुआ होता है मिक्स मेजरमेंट के अंदर क्या चीज़ होती है, तो डिफरेंट मेजरमेंट बेसिस होता है, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट भी होता है, फेयर वैल्यू भी होता है, दोनों हो सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी हो सकता है या तो फेयर वैल्यू भी हो सकता है। फॉर इट्स वेरियस असेट्स एंड लायबिलिटी, वेरियस असेट्स और लायबिलिटीज़ के लिए, रेदर देन यूजिंग वन सिंगल मेजरमेंट बेसिस फॉर ऑल द आइटम्स, एक सिंगल मेजरमेंट बेसिस को यूज़ ना करते हुए उसके अंदर दोनों होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी होती है, फेयर वैल्यू भी होती है सारी आइटम्स के लिए जो कि एसेट लायबिलिटी है उसके लिए। The measurement basis so selected should be reflecting the types of the entities and the sector in which it operates and the business models, यानी कि ये बता रहा है कि कौन से को सिलेक्ट करेंगे, हिस्टोरिकल करेंगे या फेयर वैल्यू को करेंगे, वो किसके ऊपर बेस्ड करेगा, तो वो बेस करेगा टाइप ऑफ द एंटिटी, कौन सा टाइप की एंटिटी है,
एंड उसका क्या सेक्टर है, वो कैसे ऑपरेट कर रही है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो सब के ऊपर बेस करके ये देर आर क्रिटिसिजम्स ऑफ द मिक्स मेजरमेंट अप्रोच। क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है मिक्स मेजरमेंट अप्रोच के, पर्टिकुलरली अंडर द IFRS रेजिम। IFRS रेजिम के अंदर क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगता है कि डिफरेंट मेजरमेंट बेसिस जो है वो यूज किए जाते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के लिए, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि फिगर जो होती है वो लैक कर जाती है रिलेवेलेंस या तो एग्जीबिशन ऑफ द लिटल मीनिंग, मतलब ज़्यादा मीनिंग अच्छे से निकल के नहीं आता, उनको ऐसा लगता है। इट इज़ हाउएवर important to note that the figures of the items in the financial statement cannot be delivered by the following one size fits all approaches। उनको ये लगता है कि जो फिगर्स बताई गई है नोट्स के अंदर, वो क्या एक साइज फिट अप्रोच नहीं बता रही है, वो बता नहीं रही है कि एक मतलब यूज़र्स को समझ नहीं आएगी, वैसा उनको लगता है। सच एन अप्रोच मे नॉट प्रोवाइड द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। अ पर्टिकुलर मेजरमेंट बेसिस मे बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। एक पर्टिकुलर मेजरमेंट अप्रोच हो, मतलब कि हिस्टोरिकल कॉस्ट ही हो या फेयर वैल्यू ही हो, तो उनको अच्छे से पता चल पाएगी, उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे वो लोग अच्छे से। मोर वेरीफाइबल एंड लेस कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, और ज़्यादा वेरीफाइबल होगा और कम कॉस्ट भी लगेगी उसको इम्प्लीमेंट करना। देयरफॉर टू स्टेट दैट द मिक्स मेजरमेंट अप्रोच इज़ इनकंसिस्टेंट, इसलिए मिक्स मेजरमेंट अप्रोच जो है वो इनकंसिस्टेंट है, वो पुअर आर्ग्यू है। Therefore, to state that the mixed measurement approach is inconsistent, ये जो मिक्स मेजरमेंट अप्रोच है ये इनकन्सिस्टेंट है, वो पुअर आर्ग्यूमेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मिक्स मेजरमेंट अप्रोच अडॉप्ट नहीं किया, या तो आप ऐसा बोल रहे हो कि मिक्स मेजरमेंट अप्रोच तो इनकन्सिस्टेंट है, तो वो क्या है, एक पुअर आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये आर्ग्यू बहुत ही पुअर है। इन रियलिटी के अंदर अ मिक्स्ड अप्रोच में एक्चुअली प्रोवाइड द मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर। रियलिटी के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये जो मिक्स्ड अप्रोच होता है यही हमको बहुत ही रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टेक होल्डर्स को। द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कन्फर्म्स दैट अलाउंस of the uses of mixed measurement approach in developing the standards। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कंफर्म करता है कि अलाउंस जो है मतलब मिक्स मेजरमेंट का यूज़ करना, उससे क्या होता है, अप्रोच डेवलप कर देता है स्टैंडर्ड्स को, मतलब स्टैंडर्ड्स डेवलप हो जाते हैं इससे। द मेजरमेंट मेथड इंक्लूड इन द स्टैंडर्ड्स आर those which the standard setters believes provide the most relevant informations and which most faithfully represent the underlying transaction or event। मतलब इससे स्टैंडर्ड सेटल जो है उनको भी ये लगता है कि मिक्स मेजरमेंट अपनाने से बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आती है ट्रांजैक्शन और इवेंट को लेकर। बेस्ड ऑन द रिएक्शंस टू द based on the reaction to the converged to Ind AS, it feels that the most investors feels this approach is consistent with their analysis of the financial statements। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये कंसिस्टेंट भी लगता है कि वो लोग जब एनालिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब। दस द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द मिक्स मेजरमेंट आर फार आउटवेटेड बाय द ग्रेटर रिलेवेंस अचीव्ड बाय सच मेजरमेंट। जयंता लिमिटेड प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द इंड AS। जयंता लिमिटेड प्रिपेयर करिए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड AS के हिसाब से। देयरफॉर अप्लाइज द मेजरमेंट बेसिस परमिटेड इन द इंड AS। इसीलिए तो वो क्या कर रही है अप्लाइज करिए वो मेजरमेंट जो कि परमिट किया गया है इंड AS के अंदर। इंड AS अडॉप्ट अ मिक्स मेजरमेंट बेसिस। इंड AS के अंदर मिक्स मेजरमेंट बेसिस अडॉप्ट करने का बोला गया है, विच इंक्लूड्स द करंट वैल्यूज। करंट वैल्यू को फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज, फुलफिलमेंट वैल्यू एंड द करंट कॉस्ट। ये करंट वैल्यू के अंदर ये सारी चीज़ होती है। एंड द हिस्टोरिकल कास्ट, इसके अंदर करंट वैल्यू एंड हिस्टोरिकल कास्ट होती है मिक्स्ड मेजरमेंट के अंदर। वेर एंड इंड AS अलाउज चूज द मेजरमेंट बेसिस। इंड AS ये भी अलाउ करता है कि आप चूज़ कर सकते हो मेजरमेंट बेसिस। जो डायरेक्टर है जयंता लिमिटेड के मस्ट एक्सरसाइज द जजमेंट, वो अपना जजमेंट लगा कर कि कौन सा बेसिस वो लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि मोस्ट यूज़फुल होगा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरी यूजर्स को, वो अपना जजमेंट लगा कर ये मेजरमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर मोर व्हेन सिलेक्टिंग अ मेजरमेंट बेसिस, जब सिलेक्ट किया जाता है मेजरमेंट बेसिस को तो मेजरमेंट अनसर्टेनिटी शुड ऑल्सो भी कंसिडर्ड। मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी को भी कंसिडर किया जाता है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये बताता है कि सम एस्टिमेट्स, मतलब कुछ एस्टिमेट्स जो होते हैं वो हाई लेवल ऑफ द मेजरमेंट अनसर्टेनिटी के होते हैं, जो आउटवेट कर देते हैं अदर फैक्टर्स को टू सच एन एक्सटेंट दैट रिजल्टिंग इन्फॉर्मेशन में लिटल रिलेवेंस, जिससे जो रिजल्ट निकल के आता है इन्फॉर्मेशन का वो कम रिलेवेंट होता है।